हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में फिजिक्स अंशाल के 2020 का जो पहला सेट है ये पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके पहले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। तो सबसे पहले तो आपको एम्पियर का परिपथी नियम क्या है इसके बारे में बताना है, और इसके बाद एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताना है, और फिर इसकी सहायता से आपको विस्थापन धारा बतानी है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर आप लिखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम। तो इस नियम के लिए पहले ध्यान दीजिए आप यहां पर फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन सदिश बी डीएल बराबर होता है म्यू नॉट इंटू आई। तो ये यहां पर एम्पियर के परिपथी नियम का गणितीय रूप हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये बी चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, डीएल का मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई के सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है, और यहां पर ये म्यू नॉट चुंबकशीलता है, आई यहां पर नेट धारा होती है। तो आप इसके अनुसार बता सकते हैं कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, याद रखेगा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखा समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप इसमें लिखेंगे यहां पर किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। तो यही यहां पर एम्पियर का परिपथी नियम होता है। आप लोग ये गणितीय रूप याद रखेगा और इसी की सहायता से परिभाषा लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आपको बताना है कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, वही यहां पर लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी, यानी कि पथ द्वारा घिरी नेट धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसे ही हम लोग एम्पियर का परिपथी नियम कहते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, आप यहां पर लिखेंगे एम्पियर मैक्सवेल का नियम। तो अब यहां पर हम लोग एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम पढ़ेंगे। अब इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले आप इसका गणितीय रूप ध्यान दीजिए। गणितीय रूप यहां पर अब बताएंगे इंटीग्रेशन सदिश बी डॉट डीएल, इतना हुआ बराबर म्यू नॉट। ध्यान दीजिए, इतना तो सेम उसी प्रकार से है जहां पर यहाँ नेट धारा का यूज हुआ था। इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर इन्होंने यूज किया है IC प्लस ID, इसका यूज किया है। ये यहां पर इसका गणितीय रूप है। आप यहां पर बता सकते हैं कि जहां IC, इससे हम लोग बोलते हैं चालन धारा, और इसके अलावा जो ID दिया गया है इसे बोलते हैं विस्थापन धारा। तो अब ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन वो चालन धारा तथा विस्थापन धारा
के योग का म्यू नॉट गुना होता है। इसमें आपको बताया गया था कि पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और जब इसे संशोधित किया गया मैक्सवेल द्वारा तो इन्होंने क्या बताया कि यहाँ पर चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब ध्यान दीजिए, आप इसमें यहाँ पर बताएंगे कि इसके अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपको बताया गया था यहाँ पर कि पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है, और इसमें आपको क्या बताया गया कि चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का जो है म्यू नॉट गुना होता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि इस नियम के अनुसार कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का जो रेखीय समाकलन होता है वो यहाँ पर जो है चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। तो इस प्रकार से जो आप एम्पियर का परिपथीय नियम और एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसी की सहायता से आपको विस्थापन धारा के बारे में बताना है, यानी कि विस्थापन धारा क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, विस्थापन धारा, तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा कि जो विस्थापन धारा है इसे हम लोग ID से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट d फाई बटे dt। ये जो है यहाँ पर विस्थापन धारा का सूत्र है। तो अगर आप इसे परिभाषित करना चाहें तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जो एम्पियर का परिपथीय नियम था उसे जो है संधारित्र में सतत बनाने के लिए जो है मैक्सवेल ने बताया कि संधारित्र के अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण जो है एक धारा उत्पन्न होती है, और जो धारा उत्पन्न होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं विस्थापन धारा, और इसे प्रदर्शित करते हैं ID से। यहाँ पर d फाई बटे dt जो है ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर हो जाएगी। इसके अलावा एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया। तो अगर आप यहाँ पर इसे परिभाषित करना चाहें तो आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आप इसमें बता सकते हैं यहाँ पर कि एम्पियर के परिपथीय नियम को जो है संधारित्र आदि में सतत बनाने के लिए मैक्सवेल ने बताया कि संधारित्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन के कारण जो है एक धारा उत्पन्न होती है, और यहाँ पर जो धारा उत्पन्न होती है इसे ही विस्थापन धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसी के अथवा में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, और इसमें लिखा है यहाँ पर कि दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए और इसके आधार पर जो है एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको दो समांतर रेखीय धारावाही चालकों के बीच जो है बल का निर्धारण करना है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दो समांतर धारावाही चालकों के बीच चुंबकीय बल का निर्धारण, चुंबकीय बल का निर्धारण। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया दो समांतर धारावाही चालकों के बीच। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर अनंत लंबाई के जो है दो समांतर धारावाही चालक लिए गए हैं। एक चालक आपका ये हो गया, इसको मान लेते हैं P Q। इसके अलावा दूसरा चालक ये हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं R S। इस प्रकार से इसके अलावा दोनों चालकों के बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक हम लोग मान लेते हैं R है।
इसके अलावा इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है ये है I1 और इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसको मान लेते हैं I2। इतना मान लिया गया है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए, इस चालक पर हम लोग कोई बिंदु ले लेते हैं और इस चालक पर भी कोई बिंदु लिया गया, मान लेते हैं इस बिंदु को, ये M है, और इस बिंदु को मान लेते हैं N है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर इस चालक के कारण हम लोग इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो ध्यान दीजिए, जब इस चालक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगी। ये जो चिन्ह बनाया गया है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। और इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस प्रकार से आप प्रदर्शित करेंगे, इसका मतलब कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। और ये पहचानेंगे कैसे आप यहाँ पर, इसके लिए आप यहाँ पर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 प्रयोग करेंगे, जिसमें आपको बताया गया था कि अंगूठा जो है वो धारा की दिशा में होना चाहिए और चारों उंगलियां जो है अभीष्ट बिंदु की ओर संकेत करनी चाहिए। तो हथेली से जो धक्का देने की दिशा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये धारा है तो इस दिशा में हम लोग अंगूठा करेंगे और चारों उंगलियां जो है बिंदु M की ओर संकेत करेंगी। तो ऐसे करने के बाद जब आप हथेली से धक्का देंगे तो ये जो धक्का देने की दिशा होगी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो जब इस बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, अंगूठा धारा की दिशा में होगा और चारों उंगलियां जो है बिंदु M की ओर होंगी। तो हथेली से धक्का देने की दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। और जब आप इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो ध्यान दीजिए, जब इस चालक के कारण इस बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो धारा की दिशा ऐसे, यानी कि अब की बार हथेली ऐसे रखनी है आपको, अंगूठा जो होगा वो धारा की दिशा में होगा तो हथेली से धक्का देने की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। इसलिए यहां पर जो है इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर जो बल आरोपित होगा इसको हम लोग मान लेते हैं F और यहां पर जो बल आरोपित होगा इसको मान लेते हैं F डैश। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो धारा की दिशा है ध्यान दीजिए एक ही है, दोनों में धारा जो है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। अगर दोनों समांतर धारावाही तारों में धारा की दिशा एक ही है तो वहां पर जो है इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों तीर अंदर की ओर बनाए गए हैं, इसका मतलब यहाँ पर जो है आकर्षण बल कार्य कर रहा है। और अगर धारा की दिशा विपरीत हो जाती, यानी कि I1 इस तरफ जा रही होती, I2 इस तरफ जा रही होती, तो अगर धारा की दिशा विपरीत है तो वहां पर जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि धारा की दिशा एक ही होने पर आकर्षण बल और धारा की दिशा विपरीत होने पर वहां पर जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इस फिगर की सहायता से आप इसमें बता सकते हैं कि माना अनंत लंबाई के दो समांतर धारावाही चालक PQ और RS वायु या निर्वात में जो है एक दूसरे से R दूरी पर रखे गए हैं। इसमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 हैं। इस प्रकार से आप यहां पर बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो है हम लोग इस चालक के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे चालक PQ के कारण बिंदु M पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस चालक के कारण हम लोग बिंदु M पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको मान लेते हैं B1 से बराबर। अब ध्यान दीजिए, किस बिंदु पर ज्ञात कर रहे थे, M पर ज्ञात कर रहे थे, तो इसके लिए सूत्र प्रयोग किया जाएगा μ0/2 पाई इंटू I1/R। I1 क्यों प्रयोग किया गया, क्योंकि इस चालक के कारण ज्ञात कर रहे थे, इसलिए इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही वही यहां पर प्रयोग की जाएगी। तो ये इतना होगा, आप इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे चालक RS की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम लोग इस चालक के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके कारण जो है इस पर बल लग रहा है, क्योंकि आपको बताया गया ये आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो यहां पर वही लिखा गया है, इस RS की जो है
एल लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, यानी कि इस चालक के कारण जो है इस पर जो चुंबकीय बल लग रहा है वो आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए चुंबकीय बल, इसको हम लोग मान लेते हैं एफ से, क्योंकि यहाँ पर एफ लिखा गया है। तो एफ बराबर, ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये आपको बताया गया है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, इसके अलावा ध्यान दीजिए इसमें धारा क्या है I2, तो यहाँ पर हो जाएगा I2। इसके बाद बी, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो ज्ञात किया गया, चुंबकीय क्षेत्र है आपका B1, और इसके अलावा लंबाई L साइन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो है लंबवत था, इसलिए यहाँ पर जो हम लोग साइन 90 डिग्री प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा फिर F बराबर I2, B1 का मान आप यहाँ से रख दीजिए, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 बटे R, इतना आ जाएगा। इसके अलावा L साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं चालक RS की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, तो यहाँ पर हम लोग प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल ज्ञात करेंगे। तो ये L जो है इधर बट्टे में ले आइए, ये हो जाएगा F बट्टे L बराबर, इससे आप लिखेंगे म्यू नॉट बट्टे में हो जाएगा 2 पाई, इसके अलावा ध्यान दीजिए I1 I2, ये I1 और ये I2 बट्टे में हो जाएगा R। इस प्रकार से ध्यान दीजिए ये इतना आ गया, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब सेम इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, अब हम लोग इस बिंदु पर जो है पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो इस चालक के कारण है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि अब चालक RS के कारण बिंदु N पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अब ध्यान दीजिए अब की बार यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे B2 का, बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू इस चालक में धारा क्या है I2, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा I2 बटे में R, क्योंकि इस चालक से इस बिंदु की दूरी कितनी है R, तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद जो है इस चालक पर हम लोग आरोपित बल ज्ञात करेंगे। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि चालक PQ की L लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो अब की बार ध्यान दीजिए इस पर जो बल लग रहा है इसको क्या माना गया F डैश, तो यहाँ पर ये हो जाएगा F डैश बराबर, इसमें धारा क्या है I1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे I1। इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया गया वो B2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा B2। इसके बाद L लंबाई है तो यहाँ पर हो जाएगा L। इसके बाद साइन, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र जो था वो लंबवत था, इसलिए यहाँ पर भी क्या प्रयोग किया जाएगा 90 डिग्री प्रयोग किया जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए F डैश बराबर यहाँ पर हो जाएगा I1, B2 का इसमें हम लोग मान रखेंगे, B2 का मान आपको यहाँ से रखना है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I2 बटे R, L साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जो हम लोग प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप अब चालक PQ की प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित चुंबकीय बल, तो L यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा F डैश बट्टे में हो जाएगा L बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसे आप लिखेंगे म्यू नॉट बट्टे 2 पाई इंटू में हो जाएगा I1, इसके बाद I2 बट्टे R, ये इतना आ जाएगा। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 और 2 दोनों के RHS बराबर हैं, और अगर दोनों के RHS बराबर हैं तो LHS भी बराबर होंगे। इसका मतलब F बट्टे L बराबर F डैश बट्टे L,
L कट जाएगा, तो इसका मतलब F बराबर F डैश, यानी कि ध्यान दीजिए यहाँ पर इस चालक के कारण इस पर जो आकर्षण बल लग रहा है और इसके अलावा इस चालक के कारण जो इस पर आकर्षण बल लग रहा है, दोनों का मान जो है यहाँ पर समान है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि दोनों समांतर धारावाही चालक जो है एक दूसरे की समान लंबाई पर, क्योंकि ध्यान दीजिए यहाँ पर भी लंबाई L यूज की गई थी और इसके अलावा यहाँ पर भी लंबाई क्या यूज की गई थी, L। तो आप बताएंगे कि दोनों समांतर धारावाही चालक जो है एक दूसरे की समान लंबाई पर समान चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला आया है ये यहाँ पर चुंबकीय बल का सूत्र हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि दोनों समांतर धारावाही चालक जो है एक दूसरे की समान लंबाई पर समान चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि यदि दोनों समांतर धारावाही चालक तारों में जो है धारा की दिशा समान है तो वहां पर आकर्षण बल कार्य करता है, और अगर धारा की दिशा विपरीत है तो वहां पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि धारा की दिशा अगर एक ही है तो वहां पर आकर्षण बल, और अगर धारा की दिशा विपरीत है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर एक चालक ये है आपका PQ और दूसरा चालक ये है RS। अगर धारा इसमें जो है यहाँ पर प्रवाहित हो रही है I1 और इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही I2, तो इनमें जो है यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा फिर इस प्रकार से। तो ये आप लोग याद रखेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको इसकी सहायता से जो है यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा देनी थी, यानी कि जो अभी हम लोगों ने सूत्र ज्ञात किया है, ध्यान दीजिए ये सूत्र था आपका। इसमें ध्यान दीजिए कि यदि I1 बराबर I2, यानी कि जो धाराएं हैं ये दोनों समान हैं, तो इसका मान हम लोग किसके बराबर मान लें, I के बराबर मान लें। तो अगर ऐसा है तो अब ध्यान दीजिए, तो फिर ये सूत्र क्या आएगा आपका, ये सूत्र आ जाएगा फिर F बटे L बराबर यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई, और इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर I1 I2 लिखा है तो यहाँ पर I लिखेंगे, यहाँ पर I लिखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा फिर I स्क्वायर बटे R। तो ये सूत्र जो है इस प्रकार हो जाएगा। आप इस सूत्र का प्रयोग करके जो है एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो R दिया गया है, इस R को आपको मान लेना है 1 मीटर। R कितना है आपका यहाँ पर 1 मीटर है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये दिया गया था म्यू नॉट बटे 2 पाई, इसका जो मान होता है वो होता है 2 गुणे 10 की घात -7। ये मान होता है इसका, यानी कि म्यू नॉट बटे 2 पाई का। तो अगर इसके अनुसार आप वैद्युत धारा यानी कि एम्पियर की परिभाषा देना चाहते हैं, तो एम्पियर की परिभाषा देने के लिए आप बता सकते हैं कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है। याद रखिएगा 1 एम्पियर जो है वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में जो है परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, याद रखिएगा परस्पर जो है 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 ऋज रेखीय समांतर व लंबे तारों में जो है प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की जो है प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, या फिर बोल सकते हैं आरोपित करती है। याद रखिएगा, आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, आप इसमें बताएंगे कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित 2 ऋजु रेखीय समांतर व लंबे तारों में प्रवाहित होने पर, याद रखिएगा लंबे व समांतर तारों में जो है प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर जो है यहाँ पर 2 गुणे 10 की घात -7 न्यूटन का बल जो है उत्पन्न करती है। इस प्रकार से आप यहाँ पर एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेखित कीजिए, और ट्रांसफार्मर में जो है ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा एक वीडियो जो है पहले से अपलोड किया गया है, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर जो है इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी के अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। इस नियम के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पहले से समझाया गया है, तो इसे आप लोग स्वयं तैयार करेंगे। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसी में आगे क्वेश्चन लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ समीकरण। ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है चुंबकीय क्षेत्र का जो है फ्लक्स समय के साथ समीकरण, ये दिया गया है आपको फाई बराबर a t स्क्वायर, इसके अलावा है प्लस बी टी प्लस सी,
और यहाँ पर लिखा है वेबर के अनुसार परिवर्तित होता है। तो सबसे पहले तो इसमें आपको ज्ञात करना है ए, बी तथा सी के मात्रक ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला यहाँ पर लिखा है कि ए, बी और सी के मात्रक आपको ज्ञात करना है। इसके अलावा दूसरा इसमें दिया गया है कि यदि ए बराबर 0.3, इसके अलावा बी बराबर 0.6 तथा सी बराबर 0.8 मात्रक हो और इसके अलावा टी बराबर 2 सेकेंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो यहां पर आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। तो अब ध्यान दीजिए, समांगता के सिद्धांत से इस सिद्धांत का हम लोग यूज करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं फाई बराबर ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग ए ज्ञात करें यानी कि ए का मात्रक ज्ञात करें, तो अब ध्यान दीजिए ए का मात्रक ज्ञात करने के लिए टी आपको इधर लाना पड़ेगा, तो ये बटे में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई का मात्रक और बटे में हो जाएगा टी स्क्वायर का मात्रक। तो अब ध्यान दीजिए, फाई का मात्रक आपको बताया गया वेबर, तो इसकी जगह पर आप यूज करिए वेबर का, और बटे में ध्यान दीजिए टी स्क्वायर, इसका मात्रक क्या है सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ए का मात्रक आ जाएगा यहाँ पर वेबर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक मात्रक तो आपका ये आ गया। अब इसी प्रकार ध्यान दीजिए दूसरा यूज करेंगे। अब आप यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर बी टी। तो जब यहाँ से आप बी का मात्रक ज्ञात करेंगे तो बी का मात्रक बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए फाई का मात्रक और बटे में ध्यान दीजिए टी बटे में आएगा, तो टी का मात्रक इतना होगा। इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बी का मात्रक बराबर ध्यान दीजिए फाई का मात्रक हो जाएगा वेबर, टी का मात्रक सेकंड, तो वेबर प्रति सेकंड। दूसरा आंसर आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए तीसरा यूज करेंगे आप। अब आप यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर सी। इसका मतलब यहाँ पर आप बता सकते हैं कि सी का मात्रक बराबर हो जाएगा वेबर, क्योंकि फाई का मात्रक क्या है वेबर है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर तीनों के मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला। अब दूसरा वाला ध्यान दीजिए, सूत्र क्या होता है, ई बराबर होता है डी फाई बटे डी टी, इतना होता है। तो ई बराबर डी बटे डी टी, फाई का मान रख दीजिए आप यहाँ से, ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इतना हुआ। इसके बाद ई बराबर, इसका जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ए टी स्क्वायर। इसमें जब गुणा होगा तो डी बाई डी टी बी टी और प्लस डी बाई डी टी और यहाँ पर हो जाएगा सी। तो जब इसका आप यहाँ पर अवकलन करेंगे तो ये आएगा फिर ई बराबर ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, तो 2a t हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बी टी दिया गया, तो टी का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पर आ जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, सी कांस्टेंट वैल्यू है इसका 0 हो जाएगा, यानी कि ई बराबर आ गया 2a t और प्लस बी। तो ई बराबर 2a का मान रख दीजिए, ए का मान आपको दिया गया है 0.3, इतना हो गया, गुणे टी, इसका मान दिया गया 2 और प्लस बी का मान दिया गया 0.6, इतना। अब इसको जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए ये 2 दूनी 4, 4 3 12, एक अंक पर दशमलव लगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, प्लस 0.6। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 1.2 में 0.6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.8। यहाँ पर हम लोग विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।